जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आरोग्य भारत, सशक्त भारत। हम तभी भारत की सशक्तता की कल्पना कर सकते हैं जब संपूर्ण देश स्वस्थ हो। आज हमारे परिचर्चा का विषय यही है। हमारे इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर मधुकर एस भट्ट साहब। डॉक्टर भट्ट लगभग 40 वर्षों तक सर्जरी पढ़ाए हैं। रिम्स में विभागाध्यक्ष रहे हैं सर्जरी के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं वो विषय न केवल समीचीन है, वह विषय हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम बहुत बड़े त्रासदी से होकर गुजर करके और आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। कोरोना के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया इतना परेशान हो चुकी कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फिर से खड़े हो पाएंगे, लेकिन खड़े हुए। डॉक्टर साहब, जब हम आरोग्य की चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं कोई न कोई संगठित प्रयास उसमें बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आपके बारे में जो जानकारी मिली है कि एकल आरोग्य अभियान के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, तो ये एकल अभियान, आरोग्य अभियान दरअसल है क्या? बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आज रांची दूरदर्शन के माध्यम से मुझे आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला। मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। और यह प्रश्न बहुत अच्छा है कि ये एकल आरोग्य प्रकल्प या एकल आरोग्य योजना क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, हम कैसे काम कर रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। ऐसे तो एकल योजना नाम से एक संगठन 1976 में ही स्थापित हुआ था झारखंड के धनबाद जिले में टुंडी ग्राम में। इसका पहले मात्र उद्देश्य था गांवों में शिक्षा का प्रसार। एकल विद्यालय के माध्यम से गांव-गांव में, दूरस्थ गांव में जहां सरकारी पहुंच नहीं थी, बहुत सी वहां पर विद्यालय नहीं थे, वहां हम अपने ट्रेंड कार्यकर्ताओं के माध्यम से। डॉक्टर साहब, हम एकल आरोग्य अभियान पर ही इसको फोकस करना चाहते हैं। वहाँ से शुरू हुआ एकल, लेकिन बाद में आवश्यकताओं को देखते हुए इसका विस्तार हुआ और इसमें ग्राम संगठन, ग्रामोत्थान संगठन जुड़ा, आदिवासी कल्याण योजनाएं जुड़ी। और जब पाया गया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी या आरोग्य के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे हैं और जो सुविधाएं ग्रामीणों को, दूरस्थ अवस्थित वनवासियों को मिलनी चाहिए, वो सरकारी प्रयास के बावजूद नहीं मिल पा रही है, तो हमने एक अपना आयाम और बढ़ाया और उस आयाम का नाम दिया एकल आरोग्य योजना। डॉक्टर साहब, ये कैसे सहयोग दे रहे हैं अपने अपने स्तर से, जो भी कर सकते हैं। और हम अपना कार्य क्षेत्र बिल्कुल झारखंड से ही प्रारंभ किया। झारखंड के 2 प्रखंडों में, भंडरा और गोला से, और आज हम लगभग पूरे देश में अपनी पहचान बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक स्वाभाविक मन में प्रश्न खड़ा होता है कि शहर में तो कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की आज भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद भी कहीं न कहीं लैक है, कहीं न कहीं कमी है। हाँ। तो जो अपना जो ये एकल आरोग्य योजना या अभियान जो भी आप कह लें, तो ग्रामीण क्षेत्र में है कि शहर में भी है इसका प्रभाव? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पहले तो मैं ये कह दूं कि ये हमारी सारी योजनाएं उन अभावग्रस्त ग्रामवासियों और वनवासियों के लिए है जहां अभी स्वास्थ्य, चिकित्सा या आरोग्य सेवा का अभाव है।
इसलिए शहरों में स्वाभाविक रूप से हम नहीं काम कर रहे हैं। अब क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी, मैं ये दोष नहीं दूंगा कि चिकित्सा सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। मैं एक साधारण सा डाटा प्रस्तुत करता हूँ जिससे बहुत क्लियर होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, और यहाँ की जनसंख्या जो अब लगभग 1.40 अरब की हो रही है, वो 18% दुनिया की जनसंख्या का, दुनिया की जनसंख्या का। और दुर्भाग्यवश हमें लगभग 22% दुनिया के समस्त रोगों का भार वहन करना पड़ रहा है। निरंतर हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप क्या होता है कि हम जो भी योजना आज बनाते हैं, 5 साल में वह योजना लगता है कि अधूरी रह गई। पहले इन सारे क्षेत्रों में उतना कार्य किसी भी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन पिछले लगभग 7-8 वर्षों से जो भी योजनाएं पूर्व से चल रही थीं वो, इसके अलावा बहुत सी नई योजना आरोग्य के क्षेत्र में लागू की गई, जिससे निसंदेह जिन्हें हम मार्जिनलाइज पॉपुलेशन कहते हैं, हाशिया पर पड़े लोग कहते हैं, उनकी अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा ली जा रही है, सुविधा पहुंचाई जा रही है, उनकी सुधि ली जा रही है। और आपने एक प्रश्न और किया था जी कि हम कैसे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। जी हाँ, तो बहुत साधारण ये तो बात तय है कि अभी भी माना जा रहा है देश में लगभग 5-6 लाख डॉक्टरों की कमी है, 10 लाख के करीब पैरामेडिक्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत। हाँ, तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के सहारे चलें तब तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमारा उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने एक योजना ये बनाई, जो एक सिलेक्टेड 30 गांव को हमने सिलेक्ट करना प्रारंभ किया, एडजॉइनिंग विलेजेस जो सटे हुए 30 गांव हैं और अभावग्रस्त, इन सुविधाओं से अभावग्रस्त गांव, उनका एक समूह बनाया। उस समूह को हमने संच का नाम दिया, और हर गांव के लिए उसी गांव की एक महिला जो विवाहित हो, यानी हमारी ट्रेनिंग के बाद वो कहीं और न चली जाए, इसलिए विवाहित होनी चाहिए, और कम से कम उस मैट्रिक पास हो, उसका सिलेक्शन हम लोगों ने किया। गांव में एक समिति बनाई जो उनके कार्यकलापों को देखेंगे और हमारी योजनाओं को धरातल पर लाने में सहयोग करेंगे, ग्रामीणों की समिति। और उसमें भी हमारा प्रयास रहा कि महिलाओं का ही ज़्यादा योगदान रहे। और इस तरह जब एक संच में 30 सेविकाओं का चयन हो गया, तो उन्हें हमने अपने स्तर से, यानी अपने संगठन के माध्यम से ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण भी क्या, कोई इलाज के संबंध में उतना नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य प्रिवेंटिव मेडिसिन। जी, प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे गांव में प्रदूषण न हो, पर्यावरण शुद्ध हो, शुद्ध जल का पानी मिले, कचरा निस्तारण ठीक से हो, साफ सफाई हो। हाँ, जिसे हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान 2014 से पूरे जोर शोर से लागू किया। हम बस उसी स्वच्छता अभियान के विभिन्न अंगों को पूरे जोर शोर से लागू कर रहे हैं। उन्हें उसी के संबंध में ट्रेनिंग दी कि वो गांव में जाकर गांव वासियों को इसका प्रशिक्षण दे सकें, उनको सहयोग देकर ये सामुदायिक रूप से या निजी रूप से जिन्हें जैसी आवश्यकता हो कचरा गड्ढा निस्तारण के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक जो प्रश्न है, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि 18% लगभग जनसंख्या हम भार वहन कर रहे हैं, 2.4% ही भूभाग है विश्व का हमारे पास में। इसके साथ ही साथ 22% रोग, इसको जरा और थोड़ा विस्तार से समझाते। जी जी जी, तो बिल्कुल ये आसान बात है जी कि हमारे देश में ये जो अभी हमने कहा प्रिवेंटिव मेजर्स जी जी में, हमारे देश में
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बहुत कमी थी। जी। गंदगी, अस्वच्छता, इसके अलावा प्रदूषण और ऊपर से स्वच्छ जल, पीने के जल का अभाव, विभिन्न प्रकार की गांव में कहा जाए कि बुरी लत जैसे तंबाकू या दारू, शराब, बीड़ी, हाँ, यहाँ के गांव में जैसे हड़िया का प्रचलन, इस तरह की चीज़ों का, बुरी लत का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। और स्वस्थ जीवनचर्या के संबंध में उनकी जानकारी का बिल्कुल अभाव था। इन कारणों से संक्रामक रोग जैसे डायरिया, टाइफाइड, टीबी इत्यादि का, मलेरिया ज़्यादा, मलेरिया, हाँ आपने सही कहा, मलेरिया या कालाजार, इस तरह की बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। और बीच बीच में महामारी तो और भी घातक हुआ करती थी। और हमने ग्रामीणों को सिर्फ इसके बचाव के लिए अपनी सेविकाओं के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरा प्रयास किया और आकलन भी किया गया। आकलन में यह बात सामने प्रकट हुई कि इन प्रयोगों से वास्तव में मलेरिया का प्रकोप उन गांवों में जहां हमारी इकाई कार्य कर रही है बहुत कम हुआ है। इस वर्ष आप जानकर आश्चर्य होगा कि डायरिया बहुत कम हुई, बहुत, जो कि प्रदूषित जल से होता था। तो इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति संवेदना आई है। संवेदना आई है, उन्हें समझाया गया। अब स्वास्थ्य के प्रति जागरण के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम, प्रभात रैली हम निकालते हैं, दीवार लेखन अपने सेविकाओं के माध्यम से अच्छे अच्छे स्लोगन लिखते हैं। और उनको एक कार्य और दिया गया है, विद्यालयों में जाकर स्वास्थ्य संबंधी चर्चा वो करती है। और ग्रामीण समिति के माध्यम से ग्रामीणों को भी एक तरह से क्लास उनका भी लेती स्वास्थ्य के प्रति। उन्हें विभिन्न प्रकार के इसके लिए पोस्टर्स दिए गए हैं और प्रचार प्रसार का भी काम। हाँ बस। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं, अन्य संगठन भी काम कर रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे बहुत सारे संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसका तो सकारात्मक आकलन हो रहा है, लेकिन क्या इसके माध्यम से सचमुच में भारत सशक्त हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ जी। अभी तो हमने और भी अन्य कार्यक्रम चलाए, सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्रिवेंटिव हेल्थ, क्यूरेटिव हेल्थ में हमने घरेलू उपचार की ट्रेनिंग आयुर्वेदिक शिक्षकों के माध्यम से दी, जिसमें तरह तरह के आयुर्वेदिक औषधि जो घर हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी थी उसको प्रयोग कर रहे हैं। और उसका फ़ायदा का मैं ज्वलंत उदाहरण दे सकता हूँ कोरोना काल में। जी जी जी। कोरोना काल में हमारी जिन गांव में हमारी योजनाएं चल रही हैं, वहाँ की सेविकाओं ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काढ़े का प्रयोग, नीम की गोली, ये घर घर तक सिर्फ बताया ही नहीं, घर घर तक पहुँचाया भी। इसके अलावा उन्होंने मास्क भी बहुत सारे बनाए। जहाँ तक संभव हुआ किसी ने दूरभाष से कुछ उपचार या कुछ कष्ट होने पर पूछा, उस पर मदद की। अच्छा, हाँ दूरभाष की जब चर्चा आपने की है तो मैंने ऐसा सुना था कोरोना काल में कि आपके माध्यम से या और किसी संगठन के माध्यम से ऐसी भी कोई जगह जगह टीम बनाई जा रही है जिसको दूरदर्शन के दूरभाष के माध्यम से, हाँ टेलीफोन के माध्यम से, तो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से जी 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 ये जानकारी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, हाँ तो वो आज भी है, बिल्कुल चल रही है। क्योंकि इन सेविकाओं को जिनको हमने प्रशिक्षण दिया, उन सेविकाओं को हमने एक एंड्रॉयड फ़ोन भी दिया। अच्छा। जिससे वो हम लोगों से संपर्क में रहें। इसके अलावा ग्रामीणों से भी संपर्क स्थापित कर सकें। अच्छा, वो एंड्रॉयड फ़ोन हमने 30-30 गांव में जो एक सेविकाओं को बांटा।
अब आप पूछेंगे कि इतना रिसोर्सेज कहाँ हाँ, से, हाँ, वही तो स्वाभाविक है। हमारे उदार हृदय जिन्हें हम फिलैंथ्रोपिक व्यक्ति कहते हैं, उन्होंने खुलकर दान किया और एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा दी। और जब ये सुविधा मिलने लगी तो हमने एक काम और आगे बढ़ाया जी। वो काम था टेलीमेडिसिन। कुछ सिलेक्टेड ये डॉक्टर साहब टेलीमेडिसिन क्या है? हाँ, टेलीमेडिसिन मतलब कि दूरदर्शन के दूरभाष के प्रयोग से जी। एवं लैपटॉप आदि मतलब के प्रयोग अंतरताना इंटरनेट के प्रयोग से गांव में एक हमने सेंटर बनाया। जी। वहाँ वो रोगी आएगा, अपने कष्टों को बयान करेगा, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसको सेविकाओं को ट्रेनिंग दी गई कि वो सॉफ्टवेयर कैसे भरना है। उसको हमारे जो जुड़े हुए चिकित्सक बंधु हैं, जो इस कार्य के लिए जिन्होंने अपना समय देना तय किया है, उन तक वो सारी सॉफ्टवेयर में उस रोगी से संबंधित सारी सूचनाएं उनको वो प्रेषित कर देती हैं। यहाँ चिकित्सक उन्हें देख करके दवाई लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, प्रिस्क्राइब करते हैं। वो वहाँ जाता है, जिसे वो सेविका एक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में निकाल कर दे देती है या व्हाट्सएप में भेज देती है। कभी तो अभी भी वो है, वो चल रहा है अभी सभी हमारे जितने सिलेक्टेड गांव हैं, अभी हम भारत के लगभग 60 गांव में, अभी कुछ और गांव बढ़े हैं, काम कर रहे हैं। एक गांव में हम औसत 200 परिवार मानकर चलते हैं और एक परिवार में 5 व्यक्ति, यानी हमारी पहुंच कितने हजार व्यक्तियों तक हो गई, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। संसाधनों के अनुसार हम निश्चित अपना काम बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पूरे देश में सिलेक्टेड गांव 12 गाँव में ये टेलीमेडिसिन की सुविधा हो गई है और हमारी कल्पना तो है कि भारत के लगभग सभी गाँवों में तक 6.5 लाख गाँव में अपनी पहुंच बना सकें। और ऐसे तो एकल शिक्षा ने करीब 1.25 लाख गाँव में, 2 लाख गाँव में पहुंच बना ली है। हो सकता है उतना तो हम कर ही लें, अवश्य प्रयास में लगे हुए निरंतर। और डॉक्टर साहब उसका एक बार और, जो ये स्वस्थ भारत या आरोग्य भारत है और सशक्त कहने का मतलब है कि केवल स्वास्थ्य की शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, निसंदेह। तो क्या ये सब भी हो रहा है? जी, अन्य सारी योजनाएं तो सरकार की इतनी ज़्यादा चल ही रही हैं। स्वास्थ्य के ही क्षेत्र में आप देखें ना, पहले गांव में ओझा, वो झाड़ फूंक या बहुत हुआ तो झोला छाप डॉक्टरों से जो इलाज संभव हुआ नहीं तो भगवान भरोसे। लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा सुविधाएं सरकार दे रही हैं। एक तो ये टेलीमेडिसिन सरकार का भी प्रयास है, उसका प्रयास वो प्रयोगात्मक रूप में कई गांवों में शुरू कर दिया गया है। हम लोग सरकार के सहयोगी हैं, कुछ अलग से काम नहीं कर रहे हैं। हमारी अपनी कुछ योजनाएं अलग से चल रही हैं और सहयोग सरकार को हम लोग जहां आवश्यकता है वहां सहयोग भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मेरे मन में ऐसे ही प्रश्न उठ रहा था कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या सरकार के योजनाओं के साथ भी तालमेल करके कुछ सरकार की भी योजनाएं हम कर रहे हैं ऐसा? जी गांव में सरकार हमारा जैसे कौन सी योजना हम? हाँ, सारी योजनाओं में, जैसे सरकार की ओर से आशा वर्कर है गांव में। अच्छा जी। और आशा वर्कर का भी हम लोग पूरा सहयोग लेते हैं, उन्हें भी पूरा सहयोग देते हैं। अब जैसे एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम में जी, आयरन टैबलेट और डीवर्मिंग टैबलेट ये सब बांटने में हमें बांटने के लिए सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ मिलती हैं, जिन्हें हम अपनी सेविकाओं के माध्यम से भी बांटते हैं। तो हम बस सहयोग अपनी योजनाओं को, जैसे स्वच्छ भारत योजना जो हमने अपना स्कीम बनाई है वो तो चला ही रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी सहयोग लेने या देने की आवश्यकता है हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह हम उन अभावग्रस्त नागरिकों को स्वस्थ कर सकें, और स्वस्थ नागरिक ही देश का सशक्त नागरिक हो सकता है। सशक्त नागरिक ही, बिल्कुल। वो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि शिक्षित हो या न हो, वो सशक्त नागरिक जरूर हो, ताकि वो देश की सेवा कर सके
और देश समस्त राष्ट्र को अग्रसर विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर कर सके, जिसकी हमारी धारणा है, कल्पना है। अब ये काम तो निश्चित ये स्वस्थ नागरिक बनकर कर रहे हैं। अस्वस्थ नागरिक सिर्फ देश के लिए, मैं भगवान न करें कि कोई अस्वस्थ हो, लेकिन वो एक भार है। वो कैसे भार हैं, यानी बहुत सारी समस्याएं हो रही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। स्वस्थ अस्वस्थ तो खैर कुछ प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और हम कहते हैं भगवान ने उसे बीमार बनाया, तो मैं कैसे इनकार करूं उससे। लेकिन सही बात है कि ये जैसे उनकी उत्पादकता नहीं मिल पा रही है जी। स्वास्थ्य के मद में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है सरकार को, और जैसे हम अब चाह रहे हैं विदेशी निवेश हो, तो उसके लिए जब तक हम एक वातावरण स्वस्थ नागरिकों का नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये स्वस्थ नागरिक ही बना सकते हैं। पर्यटन की हमारे यहाँ असीम संभावना है, अपार संभावना है। उसके लिए स्वस्थ नागरिक ही आगे आ सकते हैं, और इस तरह के जितने विकास के कार्य हैं उसमें स्वस्थ नागरिक ही आगे आएंगे, और ये सारी चीज़ें मिलकर देश का विकास करेंगी, और हम सशक्त नागरिक के माध्यम से देश को भी सशक्त बनाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम कोरोना इतनी बड़ी समस्या आई हमारे देश के सामने में, और कोरोना के कारण पूरी दुनिया अभी भी वो उबर नहीं पाई है, बट कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि अपना देश जो था सो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा था, और आज भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी ग्रामीण शक्ति, ग्रामीण ताकत या पारंपरिक मेडिसिन कारगर साबित हुआ है। वो तो मैंने कहा ही कि ये जो काढ़ा कुछ वन औषधियों का और नीम की गोली, ये जिन जिन गाँव में बांटा गया और जहाँ के गांव वासियों ने इसका प्रयोग किया, उन्हें वास्तव में वो कोरोनाग्रस्त नहीं हुए। और इसके लिए जो आपने कहा कि इतने बड़े महामारी से हम उभरे, इसके लिए क्रेडिट सारा जाता है हमारे देश के शीर्षस्थ नेतृत्व को, जिन्होंने इतनी सुंदर योजनाएं समय से लॉकडाउन किया, और उपचार के लिए जितने अस्पताल हो सकते थे उसका टेम्परेरी या परमानेंट उपाय किया। वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण है। इतनी अच्छी कोवैक्सीन का हमने उत्पादन शुरू किया, जो अन्य देशों की तुलना में, जहाँ कहीं और भी वैक्सीन बनी बाद में, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कारगर, और उसको हमने इतना फेज़ वाइज, पहले सीनियर सिटीजन को पड़ेगा, फिर इस उम्र के लोगों को पड़ेगा, ताकि एक साथ भीड़ न हो, इतने ज़्यादा केंद्रों पर उपलब्ध कराया, और मुफ्त में। तारीफ़ की बात यह है कि इसमें देश का अरबों अरब रुपया खर्च हुआ, लेकिन उसका प्रावधान बनाया गया, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक था। कोरोना को हमने इतने अच्छे और इतने समय से कंट्रोल किया। आज कोरोना के कारण कई सारे देश इकोनॉमिकली बहुत पीछे हो गए हैं। कई देशों में अभी भी कोरोना का प्रकोप लगा हुआ है, बिल्कुल है, लेकिन हम लगभग ऊपर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही मुक्त हो गए हैं। हाँ, अभी भी डर है, सावधानी बरतनी है। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, अभी भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो भय से कहते हैं मैंने अभी तक नहीं लिया। उनसे मैं इस माध्यम से आज ज़रूर आग्रह करूंगा कि यदि उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर चालू है, वो जा कर के वैक्सीन का कोर्स पूरा करें। ये राष्ट्रीय धर्म है उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या कहिए कि ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या किया जाना चाहिए? अभी भी बहुत कुछ किया जा चुका है। जैसे ये आरोग्य योजना सरकार ने जो चलाई है, आयुष्मान योजना, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं, लाल कार्डधारी जिन्हें कहते हैं, वे उन्हें उच्च संस्थानों में रोग इलाज कराने के लिए पैसा देने की सुविधा की गई है, यानी उनका मुफ्त इलाज हो पा रहा है। और
सबसे बड़ी बात मातृ और शिशु दर, एक जी। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अभी भी मातृ मृत्यु दर मृत्यु और दर, शिशु शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। इसलिए ज़्यादा थी कि वो ग्रामीण तरीके से बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से डिलीवरी होती थी। अब महिलाओं को नेग्लेक्ट किया जाता था, इसलिए उनका पोषण भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। उस पर हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और 6,000 रुपया एक अनुदान राशि घोषित कर दी। जो भी महिला अपना प्रसव सरकारी अस्पताल में कराएगी उसे 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग अब अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, एक बहुत ही पुराना आयुर्वेद में श्लोक है जी। धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूल मुत्तमम। यानी हमारे जीवन के 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी धर्मपूर्वक हम कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें। कार्य करने के लिए निसंदेह जो भी आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण वो लेंगे, वो उसी में आ जाता है। फिर अपनी कोई भी कार्य करें, उद्योग या नौकरी जो भी करें, और कामनाएं पूर्ण करें। काम का मतलब यहाँ सिर्फ है जो उचित कामनाएं, धर्मोचित कामनाएं, उसे हम पूरी करें, अपने दायित्वों को निभाएं। और जब उन सारे चीज़ों को हम कर चुकेंगे तो एक अवस्था, एक मुक्त अवस्था में जब हम पहुँचेंगे तो वही मोक्ष होगा। मोक्ष किसी अन्य पृथ्वी के बाहर कहीं और मोक्ष नहीं है। मोक्ष बिल्कुल यही है। और वो धरती पर ही शांति, बिल्कुल वो अवस्था। और उस अवस्था में हम बराबर कहते हैं कि वो समाज ने उन्हें जो कुछ भी दिया है वो अब समाज को स्वयं दें आगे आकर के। और उसी के लिए एक एकल आरोग्य योजना भी हमारी है, जिसके माध्यम से वो समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। चिकित्सक नहीं भी हैं तो भी बहुत कुछ वॉलंटियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। और उन सारे दूसरा श्लोक का दूसरा भाग है आरोग्य मूल मुत्तमम। ये चारों पुरुषार्थ तभी व्यक्ति कर पाएगा जब आरोग्य उसकी जड़ में आरोग्य स्वस्थ रहेगा। जब जो स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तभी अपने आप को अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त कर सकता है जब वह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ। और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास हो रहा है, स्वास्थ्य का विकास हो रहा है, ऐसी हमने आज चर्चा की। और ऐसे ही विषयों पर हम चर्चा के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित होते रहेंगे। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। और फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार। नमस्कार सबों को, आपको भी और दर्शकों को भी।